पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको इक्विटी के साथ साथ बाकी एसेट्स क्लास में भी पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। तो इसी तरीके से अगर आप पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आपको फिक्स्ड रेट मिलता है। बट पहले कंफ्यूजन ये दूर करनी है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो पहले बॉन्ड समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं ना, हम पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हम सबसे पहले कंसल्ट करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स से, जो कि सीधा सीधा एक ही बात समझाते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो भाई एक बात ध्यान रखना, एक ही शेयर में पैसे मत इन्वेस्ट कर देना, अलग अलग शेयर्स खरीदना। और इसी को बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा वो कहते हैं। क्या डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इक्विटी मार्केट में लगाई जाती है? इसका मतलब आप सारा का सारा पैसा अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर देंगे, भले ही आपने 30 शेयर खरीद लिए, भले ही आपने अलग अलग सेक्टर्स के शेयर खरीदे, भले ही आपने अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के शेयर खरीदे, लेकिन क्या वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो माना जाएगा? नहीं। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको इक्विटी के साथ साथ बाकी एसेट्स क्लास में भी पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। जिसमें से एसेट्स क्लास की बात करी जाए तो इक्विटी तो है ही है, साथ ही साथ आपके बॉन्ड्स भी आते हैं, साथ ही साथ गोल्ड भी आता है, साथ ही साथ रियल एस्टेट आता है, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। ये सभी के सभी कवर होते हैं एक पोर्टफोलियो के अंदर, जिसमें से एक बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड्स का। बेसिकली ये बॉन्ड्स होते क्या हैं और बेसिकली हमें कैसे पता लगना चाहिए कि कितनी परसेंटेज हमें बॉन्ड में इन्वेस्ट करनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, पोर्टफोलियो जब भी बनता है तो उसमें कितना परसेंट कौन सी एसेट क्लास में जाएगा, ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट पे। अगर आपके ऊपर नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कम है, अगर आपके ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम है, आपकी ईएमआईज वगैरह अभी ज्यादा नहीं है, तो आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा होती है, आप इक्विटी में ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप 100% इक्विटी में करेंगे। आपको कुछ ना कुछ पैसे उस टाइम पर भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने होते हैं। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो आपका रिस्क एपेटाइट है वो कम होता जाता है और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट आपको धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है। बट बेसिकली पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि बॉन्ड्स होते क्या हैं, यही नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, कितनी तरह के बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है मार्केट में वो समझेंगे, और हमारे लिए कौन सा बॉन्ड सही है ये देखते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉय अगर कोई है ना, तो वो एम्प्लॉय है पैसा, क्योंकि पैसे से अच्छा काम आपके लिए कोई नहीं करके दे सकता। कोई भी एम्प्लॉय आपको काम करके देगा तो आपको उसे सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन पैसे को आपको सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर आपने पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया तो अब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और वो आपको कमा कर देगा। एक पैसिव इनकम का सोर्स होता है अपने ही पैसे को अपना एम्प्लॉय बना लेना। तो इसी तरीके से अगर आप पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आपको फिक्स्ड रेट मिलता है। बट पहले कंफ्यूजन ये दूर करनी है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो पहले बॉन्ड समझते हैं। बेसिकली कंपनी या गवर्नमेंट इन दोनों के पास ना ऑप्शंस होते हैं पैसे निकलवाने के। कहां से? पब्लिक से या बैंक से। अगर बैंक से वो लोन लेते हैं तो सीधा सीधा लोन हो गया, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है और बैंक नखरे भी बहुत करता है। तो कंपनी और गवर्नमेंट को दूसरा ऑप्शन जो दिखता है वो दिखते हैं आप लोग, यानी कि जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक से पैसा लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, पब्लिक को शेयर्स इशू कर दो। पर अगर शेयर्स इशू करे जाते हैं तो जो कंपनी होती है उसकी अपनी होल्डिंग कम हो जाती है। मतलब कंपनी का जो अपना कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनको अपने ही शेयर्स बेचने पड़ते हैं ना। तो दूसरे तरीका जो होता है वो कंपनी को बड़ा पसंद है, दैट इज बॉन्ड्स। और ऐसा ही गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट को मान लीजिए हाईवे बनाना है या गवर्नमेंट को रोड्स बनानी है, तो गवर्नमेंट को बनाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा बजट से मिलता है, लेकिन बजट से मिला हुआ पैसा कई बार नहीं पूरा हो पाता। तो गवर्नमेंट क्या करे? बाकी पैसा कहां से लेकर आए? बाकी पैसा गवर्नमेंट बोरो करती है आप लोगों से, और आप लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं और गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि आप बन गए लेंडर। लेंडर वो होता है जो पैसे लेंड यानी कि उधार में देता है, और कंपनी और गवर्नमेंट जो है वो बन गई बोरोवर। बोरोवर मतलब जो पैसे उधार लेते हैं। ठीक है, अब ये तो बात आपको भी रूल पता होगा कि जो उधार लेता है वो बदले में कुछ देता है।
अगर आप कंपनी के शेयर खरीदते हो तो बदले में डिविडेंड मिलता है ना आपको। तो सिमिलरली अगर आप बॉन्ड खरीद लो तो भी तो आपको बदले में कुछ मिलेगा, और वो बदले में आपको मिलेगा कूपन। कूपन एक दूसरा नाम है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट मतलब जैसे कि अगर कंपनी या गवर्नमेंट बैंक से बोरो करती तो जो इंटरेस्ट है वो कंपनी बैंक को देती, बैंक को देने के बजाय वो इंटरेस्ट अब दिया जाएगा आपको, क्योंकि आप उस कंपनी के अब बॉन्ड होल्डर हो। मतलब ये हुआ कि कंपनी जब आपको बॉन्ड देगी आपको एक सर्टिफिकेट देगी, वो सर्टिफिकेट आपको रखा जाएगा, आप अपने पास रखेंगे और आप कंपनी को उसके बदले पैसे दे देंगे। कंपनी आपको हर पीरियड पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती रहेगी और कुछ टाइम बाद कंपनी आपके पैसे आपको वापस कर देगी। एक बार दोबारा से ध्यान से समझते हैं बॉन्ड का पूरा प्रोसीजर होता क्या है। तो बेसिकली बॉन्ड का प्रोसीजर ये होता है कि कंपनी सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट, एक पीस ऑफ पेपर बेचती है और आपसे पैसा ले लेती है और पहले ही बता देती है कि ये बॉन्ड 10 साल का है। अब 10 साल तक कंपनी आपको हर 6 महीने या फिर हर एक साल बाद, वो बॉन्ड में लिखा होता है, आपको इंटरेस्ट देती रहती है और 10 साल के बाद आपका पैसा आपको वापस दे देती है और सर्टिफिकेट आपसे ले लेती है। तो ये है बॉन्ड। अब बात ये आती है कि बॉन्ड की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो यूज करी जाती है कि जब भी हम बॉन्ड खरीदने जाते हैं ना, हमारे को सर्टिफिकेट दिखाया जाता है कि आपको ये मिलेगा, तो सर्टिफिकेट पढ़ के समझ ही नहीं आता कि भाई इसमें लिखा क्या क्या हुआ है। तो बॉन्ड में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है अब हमने वो समझनी है। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कूपन रेट एंड कूपन डेट। कूपन रेट का मतलब ये होता है कि जब आप कंपनी के बॉन्ड्स परचेज करेंगे तो कूपन रेट के सामने जो भी परसेंटेज लिखी होगी, लेट्स से 6%, 7%, 8%, 12%, जो भी रेट लिखा होगा, कंपनी आपको फेस वैल्यू के ऊपर वो इंटरेस्ट देगी। ठीक है, अब यहां पर एक और टर्म आ गई, फेस वैल्यू। तो सबसे पहले फेस वैल्यू समझ लेते हैं। तो फेस वैल्यू की बात करी जाए तो सिंपल सी बात यह है कि कंपनी ने जब आपको बॉन्ड दिया था, उस बॉन्ड के ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई होगी, उस बॉन्ड के ऊपर लिखा होगा कि इस सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी है। जो भी उस सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी वो बन जाएगी उसकी फेस वैल्यू। नॉर्मली वो फेस वैल्यू 1000, 2000 यानी कि 1000 की टर्म्स में होती है, 1000 के मल्टीपल्स में होती है, बट अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि हम जिस बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू 1000 रुपए है। ठीक है जी, तो ये तो बात होगी फेस वैल्यू। अब हम वापस आते हैं कूपन रेट एंड कूपन डेट के बारे में। अब कूपन रेट के सामने लिखा हुआ है 7%। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है वो आपको 7% का इंटरेस्ट देगी, 7% का इंटरेस्ट देगी। किस पे? आपको मिलेगा उसकी फेस वैल्यू यानी कि 1000 रुपए के ऊपर 70 रुपए। अब बात करते हैं कूपन डेट। कूपन डेट का मतलब यह कि कब मिलेगा इंटरेस्ट। कंपनी चाहे तो आपको ये 70 रुपए का इंटरेस्ट क्वार्टरली भी दे सकती है, यानी कि आपको 4 बार ये इंटरेस्ट देगी, 17.5 रुपए का हर बारी। कंपनी चाहे तो आपको ये इंटरेस्ट सेमी एनुअली यानी कि साल में 2 बार भी दे सकती है, 35 रुपए। और कंपनी चाहे या गवर्नमेंट चाहे तो आपको इकट्ठा एक भी बारी में इंटरेस्ट दे सकती है, दैट इज पूरा 70 रुपीज। ठीक है, तो कूपन रेट और कूपन डेट क्लियर हो गया। अब जब आप बॉन्ड को आगे पढ़ेंगे, आगे टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, तो आपको एक वर्ड लिखा हुआ दिखेगा, टर्म ऑफ बॉन्ड, टेन्योर ऑफ बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड कितने टेन्योर के लिए है, मतलब कितने साल अभी बचे हैं इस बॉन्ड को रिडीम होने में। अब एक नया वर्ड आ गया, रिडीम। अभी बात करते हैं इस रिडीम के बारे में, पहले टेन्योर के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली टेन्योर का मतलब ये होता है कि अभी कितने साल बड़े हैं बॉन्ड को मैच्योर होने में, यानी कि आपका पैसा आपको वापस कितने साल बाद मिलेगा अगर आप ये बॉन्ड आज खरीदते हैं। तो लेट्स से आपको एक बॉन्ड दिया गया 10 साल का, ठीक है, आज है जो डेट है, जो भी आज डेट है, आप इससे आज से 10 साल लगा लो। 10 साल बाद आपको आपका पैसा कंपनी वापस दे देगी, आपको आपका पैसा कंपनी वापस दे देगी 10 साल बाद। तो ये जो 10 साल हो गया, ये टेन्योर हो गया पूरा बॉन्ड का। क्लियर है? पक्का? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसके बाद नेक्स्ट है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि कंपनी आपको आपका पैसा वापस दे देगी, लेकिन रिडम्पशन वैल्यू अलग हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, ये समझना है। रिडम्पशन वैल्यू बेसिकली क्या होती है, आपने जब बॉन्ड खरीदा तब बॉन्ड खरीदते समय आपने 1000 रुपए दिए थे मुझे, है ना, मैं कंपनी हूं, आप बॉन्ड होल्डर हो, आपने बॉन्ड खरीदते समय मुझे कितने रुपए दिए थे? 1000 रुपए दिए थे। अब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि आपने मेरी उस टाइम पर हेल्प करी जब मुझे आपकी जरूरत थी, तो मैं आपको 1000 के बदले वापस दूंगा 1100 रुपए।
कह सकता हूं ना, मतलब मैं आपके बॉन्ड को एक हायर प्राइस पे रिडीम करूंगा, जो प्राइस मैंने आपसे बोरो किया था, और इस हायर प्राइस को बोला जाता है प्रीमियम। यानी कि मैं आपके बॉन्ड को प्रीमियम पे रिडीम करूंगा। मतलब आप मुझसे खरीदो 1000 रुपए का, 10 साल तक मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा, और 10 साल के एंड में आपके पैसे जब मैं आपको वापस दूंगा तब मैं आपको प्रीमियम पे दूंगा, यानी कि तब मैं आपको और पैसा लौटा कर दूंगा। तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो गई और इसके अंदर हमारे को इंटरेस्ट भी मिला। तो बेसिकली बात सीधी सीधी ये है कि रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम भी मिल सकता है। ओके, ये तो बात हो गई रिडम्पशन की। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो होती है YTM, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। देखिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यील्ड टू मैच्योरिटी समझाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मैं आपको डेफिनेटली पूरा यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट 0 से लेके 100 तक पूरा बताऊंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और शेयर करें अपने दोस्तों से, वो भी देखें कि उनको यील्ड टू मैच्योरिटी पता है या नहीं पता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो को। सो इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो ये है कि कितनी तरह के बॉन्ड्स होते हैं। और जब हम पढ़ते हैं ना कि यार ये बॉन्ड है, समझ ही नहीं आता ये बॉन्ड कौन सा, ये बॉन्ड कन्वर्टेबल है, ये बॉन्ड PSU है, ये सब टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, 3 जने बॉन्ड इशू कर सकते हैं। पहला PSU, दूसरा कॉर्पोरेट कंपनीज, और तीसरे होते हैं गवर्नमेंट। PSU बेसिकली क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि वो कंपनीज जिसके अंदर गवर्नमेंट की जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो 51% होता है, गवर्नमेंट की उसके अंदर होल्डिंग 51% से ज्यादा होती है, उन कंपनी को बोला जाता है PSU। अगर वो कोई भी बॉन्ड्स इशू करते हैं तो उसको बोला जाता है PSU बॉन्ड्स। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं इंडियन ऑयल का। दूसरी होती है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यानी कि जो कंपनीज इशू करती हैं, कंपनीज, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का। और तीसरे होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो बेसिकली गवर्नमेंट खुद इशू करती है। आप स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, आप NHAI ले लीजिए, अथॉरिटी यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो अगर कोई बॉन्ड इशू करेंगे तो वो बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स। जी हाँ, टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी होते हैं, यानी कि वो बॉन्ड्स जिसकी मैच्योरिटी के टाइम पर या जिसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता। तो ये बहुत बढ़िया बॉन्ड्स होते हैं देखा जाए तो, क्योंकि FD में जब भी आपको इंटरेस्ट मिलता है तो FD के ऊपर आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स। इक्विटी शेयर्स के अंदर जब भी आप बेचते हो शेयर्स, तो आपको जो कैपिटल गेन होता है उस पर आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स। इक्विटी शेयर्स में जो आपको डिविडेंड मिलता है उस डिविडेंड के ऊपर भी आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स। लेकिन बॉन्ड्स के अंदर कुछ कैटेगरी बॉन्ड्स की ऐसी होती है जो टैक्स फ्री होती है। इसका मतलब उसके इंटरेस्ट के ऊपर और उसके आपको मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर जो अगर एप्रिसिएशन मिला है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है ना। बढ़िया बॉन्ड्स, ऐसे कौन से बॉन्ड्स होते हैं अभी डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड बेसिकली वो होते हैं जो आपको दिया जाएगा बॉन्ड के तरीके से, पर 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी हम इसको रिडीम करेंगे, यानी कि जब भी आपका पैसा वापस देने की बारी आएगी, तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको कंपनी के ओनर्स में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हम आपको बॉन्ड के बदले इक्विटी शेयर्स दे देंगे सेम वैल्यू के, या शायद ज्यादा भी दे सकते हैं। तो मतलब सिंपल बात हुई कि बॉन्ड की फेस वैल्यू के बदले आपको फ्यूचर में जाकर इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, वापस पैसा नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, इक्विटी शेयर्स बेच के आप निकल जाइए, अपना पैसा ले लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड, कूपन के बारे में हमने बात करी थी। कूपन क्या होता है, इंटरेस्ट। मतलब अगर कोई भी बॉन्ड आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। जीरो कूपन का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि यार क्यों खरीदूं फिर मैं ये बॉन्ड, मतलब मैं आज आपको 1000 रुपए दूं और आप मुझे 10 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं दोगे और फिर आप मुझे मेरे 1000 रुपए वापस दे दोगे, तो मैं तो दूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। इसका मतलब बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 होती है, लेकिन आपको बोला जाता है आप 800 रुपए दे दो और मैच्योरिटी में 1000 ले लेना, लेकिन आपको बीच के 10 साल है, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसे बोलते हैं हम जीरो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। बेसिकली ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो गोल्ड की जो मार्केट फ्लक्चुएशन होती है उसका बेनिफिट आपको देते हैं। मतलब ये डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है गोल्ड बॉन्ड्स। एंड नेक्स्ट जो लास्ट है, मतलब और भी तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं है, बट मेरे हिसाब से आपके लिए इतना समझना बहुत है। और लास्ट है परपेचुअल बॉन्ड्स। परपेचुअल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें टेन्योर अनलिमिटेड होती है। ये क्या बात है, मतलब आप जो पैसा मुझे दे रहे हो वो पैसा मैं आपको वापस नहीं दूंगा, लेकिन आपको लाइफ टाइम
इंटरेस्ट देता रहूंगा। तो ये भी अच्छा बॉन्ड है, देखा जाए तो लाइफ टाइम कम से कम एक फिक्स्ड इनकम तो बन जाएगी। सोच के देखिए, अगर मैं एक अमाउंट इन्वेस्ट कर दूं इन बॉन्ड्स के अंदर, लेट्स से मैंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए इस बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है, और इस बॉन्ड के अंदर 8% का इंटरेस्ट मिलता है मुझे। 20 लाख का 8% 1,60,000 रुपए हो गए। अब आप ये सोच के देखिए कि 1,60,000 रुपए साल का मुझे मिलता रहेगा परपेचुअल, यानी कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। तो ये बॉन्ड्स भी बहुत ही पॉपुलर हैं, इसे हम बोलते हैं परपेचुअल बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वो है डीमैट अकाउंट। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके पास डीमैट अकाउंट तो होगा ही, क्यों? क्योंकि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होगा। बट अगर नहीं है तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का, आप वहां पर जाकर क्लिक करके डायरेक्ट आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे और डीमैट अकाउंट आपका खुल जाएगा तो मैं आपको एक वेबसाइट रेफर करता हूं, वो वेबसाइट है bondsindia.com। आप ये वेबसाइट खोलेंगे, इस वेबसाइट के अंदर आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करिए, अपनी केवाईसी कंप्लीट करिए और इसके साथ अपना बैंक अकाउंट और अपना डीमैट अकाउंट लिंक कर दीजिए। जैसे ही आप ये बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट लिंक करेंगे उसके बाद आप बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करिए। यहाँ पर जाके बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि यहाँ पर सर्च करने के वेरियस ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप यहाँ पर अपनी मर्जी से टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड चाहिए, कौन सी कंपनी का बॉन्ड चाहिए, यानी कि आप पूरा का पूरा फिल्टर लगाकर देख सकते हो कि आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कौन सा बॉन्ड फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेटिंग्स का ध्यान जरूर रखना। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो बॉन्ड्स को रेट करती हैं, तो रेटिंग आपको ध्यान रखनी है। जैसे क्रिसिल हो गया, तो क्रिसिल के अंदर जब भी रेटिंग होती है तो AAA, AA, तो ऐसे बॉन्ड्स की रेटिंग की जाती है, तो रेटिंग्स का खास ख्याल आपको रखना है। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लेट अस अज्यूम मैंने एक ऐसा बॉन्ड खरीद लिया जिसकी टर्म जो है वो 20 साल है, तो क्या अगर मुझे 20 साल से पहले कभी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या मैं इसे रिडीम नहीं करवा सकता? तो द आंसर इज नो, आप रिडीम नहीं करवा सकते। लेकिन हाँ, आप इसे बेच सकते हो, यानी कि आप अपना बॉन्ड किसी और को बेच सकते हो, ये भी होता है। और इसको हम बोलते हैं OTC, यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट। मतलब नॉर्मली जो बॉन्ड्स होते हैं वो जैसे कि शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, बिल्कुल जो आपके NSE और BSE जो उसको ट्रेडिंग करती है, जो बॉन्ड्स होते हैं बॉन्ड को ट्रेड करने के लिए ओवर द काउंटर मार्केट होती है, यानी कि आप मार्केट में जाकर ओवर द काउंटर आप बेच सकते हो अपने बॉन्ड्स, और आप चाहो तो वहां से बॉन्ड्स खरीद भी सकते हो। तो बेसिकली बॉन्ड्स इंडिया वो काम भी करता है। लेकिन इतना सब समझाने के बाद मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भी बता दो लास्ट में आके कि कौन सा बॉन्ड खरीदें। यार ये तो बड़ा मुश्किल है बताना कि कौन सा बॉन्ड खरीदें, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें जो जो हमने समझा उसमें एक टर्म हमने मिस कर दी है, और वो टर्म है YTM, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं नहीं चाहते कि मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूं, और जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने आऊंगा। और वही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली यील्ड टू मैच्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू लर्न कि हमें कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है और कौन से में नहीं करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप YTM को एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों से, और उनको बोलें वो भी कमेंट करें, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।